आज का टॉपिक ट्रिकी टॉपिक है वैसे, कंडक्टर्स। और जनरली बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं इस टॉपिक को लेके। मेरा पर्सनल फीडबैक तो यही है कि काफ़ी गंदा लगता है। तो मैंने इसको पहले तो दो पार्ट में तोड़ दिया है, कंडक्टर्स 1, कंडक्टर्स 2। कोशिश करिएगा कि मैं जितने कॉन्सेप्ट बता रहा हूं हर चीज़ का आपके पास प्रूफ हो, एक्सप्लेनेशन हो, कोई रटना ना पड़े। ठीक है, तो अपने आप ये टॉपिक समझ में आएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ठीक है, तो पहले कंडक्टर्स में हम कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी देखते हैं कि कंडक्टर की प्रॉपर्टीज क्या है। तो कंडक्टर हम कब कहते हैं किसी चीज को? जब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अच्छे खासे हों, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन लार्ज अमाउंट। अब ये लार्ज अमाउंट मतलब कितना है कि कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो ये समझिए कि खरबों में, मतलब खरबों भी बहुत छोटी क्वांटिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कि आपको कभी कम नहीं पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके फ्री इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, बस ये समझिए कि ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब फ्री का मतलब क्या है कि फ्री का मतलब दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यह है जो ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे दे विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग। ठीक है, अब हम ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कैपेसिटर, सॉरी, कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस दिस इज स्टैटिक कंडीशन। ये मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये कुछ हमारा कंडक्टर है, ठीक है, हमने इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगाया, तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ड्रिफ्ट होंगे तो इस तरफ आएंगे, और अगर इसको रास्ता मिल जाता तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आते और वापस से ये करंट की तरह फ्लो होने लगता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाते, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आते और इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चालू कर देते। ठीक है, लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जब ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दिया, तो जरा समझिए इलेक्ट्रॉन उल्टे ड्रिफ्ट होंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का तो मार रहा है। अब मुद्दा ये उठा कि ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर जमा होंगे, तो यहां नेगेटिव आने लगेगा चार्ज, यहां पॉजिटिव आने लगेगा चार्ज। ऑब्वियसली ओवरऑल न्यूट्रल है, जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव। कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक ये नेगेटिव इस तरफ आते रहेंगे और पॉजिटिव उधर पैदा होते रहेंगे? जब तक कि धक्का लगता रहेगा। अब ये धक्का कब तक लगता रहेगा? जब तक कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगा। लेकिन अब जरा समझने की कोशिश करिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया था, नो डाउट ये मौजूद है, लेकिन क्या ये इकलौता इलेक्ट्रिक फील्ड है या यहां कोई और भी इलेक्ट्रिक फील्ड है? और मेरे ख्याल से जज कर लिया होगा कि और भी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है? इन दोनों का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होने लग गया है, और वो किस तरफ है? इस तरफ, ई डैश। क्यों ना इसे मैं ई इंड्यूस्ड नाम दूं? ये इंड्यूस्ड या इंडक्शन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ है, तो एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ है। अब मैं इसमें क्या कह रहा हूं, अगर ये ई इस ई डैश से जीत गया, फील करिएगा, अगर ये ई डैश से जीत गया, इसका मतलब अभी भी ड्रिफ्ट होगा, अभी भी इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे क्योंकि ये जीता है। लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठे होते जाएंगे, जितने यहां इकट्ठे होते जाएंगे, यहां ये ई डैश पावरफुल होता जाएगा क्योंकि इन्हीं चार्जेस की वजह से तो है। और ये अगर पावरफुल होता जाएगा तो कभी ना कभी ये कंडीशन आएगी कि अंदर पे ई और ई डैश, ई इधर आया, ई डैश इधर आया, एंड दे विल गेट कैंसिल्ड। ठीक है, ये काफी हद तक आप ऐसे समझ सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसा है। देखो, ये टैंक है, ये ट्यूब है, मतलब पानी इस तरफ था। ठीक है, ये हमारा एक वाल्व था, हमने ये वाल्व खोल दिया तो लेफ्ट से पानी राइट में जाएगा। कब तक? ऐसा थोड़ी ना होगा कि ये पूरा पानी इधर चला जाएगा। क्यों? जो ही ये पानी इधर से जाएगा
पानी फ्लो करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। इवन चलो मैं मान लेता हूं कि एक तरफ इनफाइनाइट रिजर्वॉयर है, ये इनफाइनाइट है। अब पानी ऐसा था और मैंने ये कॉर्क खोल दिया, तो क्या होगा, यहां से पानी जाना चालू होगा। अब ज्यों ही मैं इसमें खोलूंगा पानी यहां से जाना चालू होगा, तो यहां ढेर सारा पानी है तो क्या लगातार जाता रहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ज्यों ही यहां वाटर लेवल आएगा ये फ्लो की टेंडेंसी कम हो जाएगी, यहां पानी बढ़ता जाएगा, फ्लो की टेंडेंसी कम होती जाएगी। होते होते ज्यों ही इसका लेवल इसके लेवल से मैच कर जाएगा, फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो दरअसल क्या कर रहा है कि जो पानी जमा हो रहा है वही फ्लो को रोक रहा है, और एक समय ऐसा आएगा ज्यों ही लेवल बैलेंस हो जाएंगे फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी कि यहां पानी जो फ्लो हो रहा था हाइट डिफरेंस की वजह से फ्लो हो रहा है, और ज्यों ही पानी फ्लो होता गया ये हाइट डिफरेंस कम होता गया, कम होता गया तो फ्लो होने की वजह कम होती गई, होते होते ये डिफरेंस खत्म हो गया। ठीक है, तो मैं बिल्कुल वही ऐसे फील कराता हूं, समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर मौजूद है तो ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस है, वी ए इज मोर देन वी बी। ए का पोटेंशियल बी के मुकाबले ज्यादा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस चार्जेस फ्लो करेंगे बिकॉज दे आर फ्री टू फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे, पॉजिटिव ऐसे जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन चार्जेस के मूव करने की वजह से अभी इसका पोटेंशियल ज्यादा था, इसका पोटेंशियल कम था इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग। अब यहां अगर इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसका पोटेंशियल और नेगेटिव हो गया, यहां पॉजिटिव आ गए तो इसका पोटेंशियल बढ़ गया, तो इसका घट गया, इसका बढ़ रहा है। तो जो कम था वो बढ़ रहा है, जो ज्यादा था वो घट रहा है। क्लियर? और ऐसा कब तक होता रहेगा? जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल आपस में बराबर नहीं हो जाता। क्यों? कॉज क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गए, तो ये फ्लो होना बंद हो जाएगा। और अब जरा सोचिए, अगर VA और VB बराबर हो गए तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जानी चाहिए। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं हो सकता, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाना चाहिए। खत्म किसने किया होगा? इसलिए तो दरअसल ये जो प्लस और माइनस बने हैं, उन्होंने एक उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर दिया है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको काट दिया, जिस वजह से अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। ठीक, बिल्कुल पानी की तरह कि इसमें क्या हुआ, ये लेवल बढ़ता गया तो ये फ्लो को रोकता गया, एक तरफ जब बैलेंस हो गए तो फ्लो होना बंद हो गया। इस हाइट डिफरेंस की वजह से फ्लो हो रहा था, फ्लो हो रहा है तो हाइट डिफरेंस कम हो रही है। बिल्कुल यहां पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो हो रहा है और फ्लो की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है। अब जरा यहां पे एक बात ध्यान दीजिए कि यहां दो इश्यूज हैं छोटे छोटे। पहला इश्यू ये है कि हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, फाइनली यहां माइनस और प्लस जमा हो गए, माइनस और प्लस जमा हो गए और ई नेट आ गया जीरो। अब इसमें और इसके बीच में टाइम कितना लगेगा? डेल्टा टी। मतलब ये कितनी देर में ऐसा होगा, कितनी देर में इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। फील करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मींस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यहां चार्जेस पे अब कोई फोर्स नहीं है, दे आर नो मोर इन फ्लोइंग स्टेट। यहां पे फ्लो कर रहे थे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड था, फ्लो करते करते उन्होंने उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को खत्म कर दिया, मतलब जो इनको पैदा कर रहा है उसी को इन्हें निपटा दिया। तो ई नेट हमारा अंदर आ गया जीरो, ठीक है, और चार्जेस यहां जमा है प्लस और माइनस। तो दो असर हैं, दोनों कट गए हैं, एक एक्सटर्नल एक इंड्यूस्ड। अब बात ये उठी कि ये टाइम कितना लगेगा, और ये टाइम ऑलमोस्ट जीरो। हाँ, ये इससे इसके बीच में टाइम कितना लगेगा? आंसर है ऑलमोस्ट जीरो। मतलब एट अ सडन ये इससे इस स्टेट में आ जाएगा।
वजह क्या है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। इन नेगेटिव को वहां तक नहीं पहुंचना है, जैसे सॉरी मैं क्या कह रहा था, अभी ये न्यूट्रल था तो यहां इलेक्ट्रॉन जमा हो गए, वहां पॉजिटिव आए, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आए। लेकिन रियलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां नहीं आए, ये हल्का सा खिसके होंगे, ये हल्का सा खिसके, ये हल्का सा, इसके जस्ट बगल वाले इधर आ गए, यही तो ड्रिफ्ट है। ठीक है, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पूरे में मौजूद थे तो ये सभी इलेक्ट्रॉन एक साथ ड्रिफ्ट करना चालू किए। तो ओवरऑल ये टाइम इतना कम है कि हमें पता ही नहीं चलेगा और इंस्टेंटली इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन बन जाएगी। बस इतना ध्यान रखिए कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, थ्रू आउट मौजूद थे, तो थोड़ा थोड़ा सभी खिसके और ये कंडीशन बना दी। तो पहली कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन हमेशा बनी रहेगी और अंदर नेट जीरो होगा। कंफ्यूज मत होना कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड था, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं थी। यहां अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, क्यों? करंट आया था हमारा NeAVD और VD था ये, तो I और E एक दूसरे के प्रोपोर्शनल थे, मतलब करंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सही बात है, यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन थोड़ी ना है, इक्विलिब्रियम थोड़ी ना है, यहां तो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं ना, स्टैटिक कंडीशन ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं स्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और लॉजिकली सही है कि अगर जीरो नहीं होता तो वो फ्लो कर रहे होते, और फ्लो कर रहे होते तो उसको काट के ही मानेंगे। चलो पहला क्वेश्चन तो हमें पार्ट समझ में आ गया कि ये सडन होगा। अब दूसरा पार्ट ये है कि जितना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा चार्ज इंड्यूस होगा, क्योंकि उतने बड़े चार्ज की जरूरत पड़ेगी उसको काटने के लिए। ऐसे हम कितना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर सकते हैं, और इसका भी आंसर है कितना भी बड़ा, प्रैक्टिकली कितना भी बड़ा। अब कितना भी बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कि वो उसको काट ही देंगे। मतलब अब हमें ये अज्यूम कर लेना है कि कंडक्टर के केस में इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कि वो इस तरह रीअरेंज होते हैं कि वो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देते हैं। क्यों? अगर नहीं करते मतलब फ्लो कर रहे हैं, और अगर फ्लो कर रहे हैं तो कुछ देर बाद होगा। ठीक है, मतलब समझ गया मैं क्या कह रहा हूं। मान लो ये नहीं बैलेंस करते और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता, ये थोड़ा कम होता, E' थोड़ा कम होता, तो ठीक है, मतलब चार्जेस आर स्टिल फ्लोइंग एंड दे आर स्टिल ट्राइंग टू नलिफाई दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ओवरऑल बड़ा सिंपल सा कंक्लूजन कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह हैं कि वो मूव ही इस तरह करते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को काट दें। क्यों? नहीं करता तो मूव करते, तो मूव ही इस तरह करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को काट दें। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को काटना है तो हमारे पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और ढेर सारे मौजूद हैं, मतलब हर हाल में ये इलेक्ट्रिक फील्ड कट ही जाएगा अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन हुई तो। ये दरअसल कहा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो पहला, और इसी से मैं कह सकता हूं कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, जो कि हम हमेशा मानेंगे कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन रीजन वेयर चार्जेस आर फ्री। इसका मतलब इसी को मैं कह सकता हूं इन कंडक्टर, इन बॉडी ऑफ कंडक्टर, इनसाइड बॉडी ऑफ कंडक्टर। इसी का मतलब ये है, क्योंकि कंडक्टर की पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। क्यों? पूरी बॉडी में इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं कि वो रीअरेंज होके काट ही देंगे हमेशा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। और शायद इसी से समझ में आ गया कि मैं पोटेंशियल कांस्टेंट भी लिख सकता हूं, कांस्टेंट थ्रू आउट द बॉडी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, मैं इसको ऐसे फील करता हूं, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये समझ गए मतलब आधा कंडक्टर तो समझ में आ गया। मैं इसको ऐसे फील करता हूं कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कटता, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कटा, हमने कहा ये है, और हमने कहा नहीं इस पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी ये थ्रू आउट ये कंडक्टर है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो चूंकि इलेक्ट्रॉन हर जगह मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन यहां भी मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन यहां अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपॉजिट होना चालू हो जाएंगे।
तो पॉजिटिव यहां आ जाएंगे। अब जरा सोचिए, इन प्लस और माइनस की वजह से जो फील्ड पैदा होगा वो ऐसा पैदा होगा, और ये पक्का कटेंगे, क्योंकि नहीं कटे तो और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन तो यहां भी मौजूद है, तो नेगेटिव ये है, तो नेगेटिव अगेंस्ट जाएगा, तो नेगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव इधर पैदा हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बन गया और उसने इसको काट दिया। तो ये दरअसल एक तरीके से इक्विलिब्रियम इसने अटेन कर ही लिया। ये इसकी प्योर एनालॉजी है कि अगर आपको पानी को किसी कंटेनर में रखते हैं तो ट्रूली हॉरिजॉन्टल हो जाता है। ठीक है, जैसे ये कंटेनर है अजीबोगरीब शेप का, इसमें मैंने पानी रखा, तो ये पानी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा अपने आप। क्यों? इसके लिए जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? मान लो हॉरिजॉन्टल नहीं होता, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा तो हाइट का डिफरेंस है, हाइट का डिफरेंस है तो ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ पानी फ्लो करेगा। तो हम जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं कि अगर ये हॉरिजॉन्टल नहीं होता तो हाइट का डिफरेंस होता, हाइट का डिफरेंस होता मतलब पानी फ्लो कर रहा होता, और पानी फ्लो किस तरह करेगा? पानी फ्लो इस तरह करेगा कि हाइट सेम हो जाए। तो कोशिश करिए आप इसको इससे इमेजिन करने की। यहां मैं हाइट का डिफरेंस मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड मान रहा हूं, और इस हाइट के डिफरेंस की वजह से जो पानी फ्लो करेगा वो ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ आएगा, तो यहां लेवल कम होगा, यहां बढ़ेगा, मतलब लेवल मैच करेंगे, और ये पानी तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि एक्चुअली मैच नहीं हो जाते। बिल्कुल वही यहां है, बस अंतर यह है कि पानी में टाइम लगेगा, अगर बैलेंस नहीं है तो टाइम लगेगा, लेकिन इसमें टाइम का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन उतना तेज ड्रिफ्ट करते हैं क्योंकि फ्री हैं, उन पे फोर्स लगा और मूव कर गए, और वो इसको बैलेंस करके ही रहते हैं। तो ठीक इस तरह जैसे इसमें वाटर आप कैसे भी भर दो, फाइनली इक्विलिब्रियम पे हॉरिजॉन्टल लेवल आ जाएगा। क्यों? लेवल नहीं आया तो पानी फ्लो करेगा, फ्लो करेगा तो कुछ देर बाद आएगा लेवल, वैसे ही ठीक इसमें है। तो कोशिश करिए इन दोनों को रिलेट करने की, आप खुद समझ जाएंगे इस पॉइंट का मतलब क्या है। ठीक है, चलो पहली बात तो हम समझ गए, और ये दरअसल सबसे ही इंपॉर्टेंट टर्म थे ये दोनों। बस ये नोट करिएगा कि पोटेंशियल कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो में कहां कह रहा हूं? बॉडी में जहां पे कंडक्टर है। जैसे अगर पूरी बॉडी सॉलिड है तो पोटेंशियल की वैल्यू भी सभी जगह ए बी सी डी ई, इन सभी का पोटेंशियल बराबर है, ए बी सी डी सबका पोटेंशियल बराबर है। ठीक है, और हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कह रहे हैं इसका क्या मतलब है? इस बॉडी के अंदर कोई फील्ड लाइन नहीं है। मैंने बिल्कुल मना नहीं किया कि बाहर लाइंस नहीं है, बाहर हो सकती, ये तो हवा है, यहां थोड़ी ना कंडक्टर है, लेकिन इस पूरे में कंडक्टर फ्री है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं कंडक्टर में मूव करने के लिए, कंडक्टर से भागने के लिए फ्री नहीं है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। यहां हमने क्या जस्टिफाई किया? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो चार्जेस मूव करके उसको काट देते। अब हमने कहा अगर यहां है तो, अब यहां है तो यहां में डाउट हो गया कि अगर यहां है तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां थोड़ी ना फ्री फ्लो कर सकते हैं, क्योंकि यहां थोड़ी ना कंडक्टर है। तो कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, उसको नहीं रोका हमने। इवन इसमें अगर एक कैविटी होती, ये कैविटी है तो अंदर एयर है बाहर एयर, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो सकती है, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो सकती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं यहां लाइन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं है, चार्जेस फ्लो करके इसको काट देंगे। लेकिन यहां इस इलेक्ट्रिक फील्ड को काटने वाले चार्जेस हमारे पास कहां है? इसको काटने के लिए चार्ज मौजूद नहीं है, ये तो एयर इंसुलेटर, इसको काटने के लिए मौजूद नहीं है। तो लाइंस कैन एग्जिस्ट हियर, दे कैन एग्जिस्ट हियर, बट लाइंस कैन नॉट एग्जिस्ट इन दिस रीजन। क्यों? क्योंकि यहां ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो मैं पोटेंशियल कांस्टेंट कह रहा हूं वो इस हिस्से का है जहां कंडक्टर की बॉडी है, इसका नहीं है, इसका नहीं। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तीसरा और भी इंटरेस्टिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ कंडक्टर is perpendicular to it।
एंड हैज मैग्नीट्यूड सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ये तीसरा पॉइंट और भी मजेदार, सभी डॉट्स कनेक्ट होंगे, अच्छे से समझते जाइएगा हर पार्ट को, हाईली थ्योरेटिकल है इसीलिए समझना बहुत ही जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू इट। ये मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैंने ये सरफेस है कंडक्टर की, अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ऐसे कहीं भी। उम्मीद है ये बात तो समझ में आ रही होगी कि वो अंदर की तरफ नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही नहीं हो सकती। मैं बाहर क्यों बना रहा हूं ऐसे। हाँ, ये हो सकता है कि वो एरो अंदर की तरफ है, तो डिपेंड करता है चार्जेस प्लस हैं कि चार्जेस माइनस हैं, लेकिन जो भी होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर। ये अब ये मुझे कैसे पता चला, बड़ा आसान है। पहले ये कैसे पता चला कि लाइन जो है बाहर है अंदर नहीं है, क्योंकि अंदर लाइन होगी तो चार्जेस फ्लो करके उसको काट देंगे। अब ये कैसे पता चला कि अगर यहां लाइन है तो वो परपेंडिकुलर है, तो बहुत ही सिंपल सा, मान लो तिरछी होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता इधर, तो एक इसका नॉर्मल कंपोनेंट होता, एक इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट होता, इसे मैं पैरेलल कर देता हूं, इसे परपेंडिकुलर कह रहा है इलेक्ट्रॉन से इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए, टेंजेंशियल कह रहा है चार्जेस को टेंजेंशियली मूव करने के लिए। लेकिन क्या इस डायरेक्शन में फ्लो अलाउड है, बाहर की तरफ जाना फ्लो अलाउड नहीं है, क्योंकि कंडक्टर नहीं है। क्योंकि इस डायरेक्शन में यहां इस हिस्से में ना तो कंडक्टर से बाहर जा सकता है ना एयर से अंदर आ सकता है। ये फील करिए, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को काटने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां आना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को अपोजिट में मूव करना पड़ेगा, लेकिन एयर इंसुलेटर है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है मूव करने के लिए, मतलब आप इस कंपोनेंट को नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि इसको एयर से इलेक्ट्रॉन्स चाहिए पड़ेंगे, या इस हिस्से में थोड़ी ना कंडक्टर है। लेकिन जरा ये समझ कि क्या हम इसको भी नहीं काट सकते? इसको तो काट सकते हैं। क्यों? ये टेंजेंशियल होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को ये टेंजेंशियली फ्लो कराएगा उल्टी डायरेक्शन में। और अब आप ये देखिए, ये तो पूरी लाइन कंडक्टर के अंदर है ना, और कंडक्टर के अंदर तो ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, और ये टेंजेंशियल कंपोनेंट उन इलेक्ट्रॉन्स को उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कराएगा, और उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कराएगा तो वो फ्लो इस तरह करेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये निपट नहीं जाता। ठीक है? तो ये कंपोनेंट को काटना हमारे बस में नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं थे। इसको काटना पड़ेगा, क्योंकि नहीं कटा तो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हैं वो मूव कर जाएंगे। तो ये अगर कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन होगी ही नहीं। और रियलिटी ये है कि ज्यों ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा तिरछा बनाओगे, तुरंत के तुरंत इलेक्ट्रॉन्स, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, और पॉजिटिव यहां बनेगा, एक इस तरफ आएगा, एक ई पैरेलल आएगा, और ई पैरेलल और ये कट जाएंगे। बचेगा क्या? सिर्फ ई परपेंडिकुलर। ठीक? तो ये दोनों कंपोनेंट आपस में कट जाएंगे। ओवरऑल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा उस हिस्से में जहां इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव है। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है, यहां पूरे में फ्री टू मूव है, इस हिस्से में कहीं भी ले लो, इस पूरे हिस्से में इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव है, क्योंकि कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे उसको काटने के लिए इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, काट देंगे। और सरफेस पे पैरेलल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फ्री टू मूव है, इसीलिए ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस हिस्से में आ सकता है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट इसके पैरेलल आ सकता है। और अगर आ गया तो जल्दी ही वो खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि चार्जेस रीअरेंज होकर उसको काट देंगे। मतलब अगर बचेगा तो इसके परपेंडिकुलर ही बचेगा। ठीक है? तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका फर्स्ट हाफ कि ये परपेंडिकुलर क्यों। तो मैं सीधे ऐसे समझता हूं, अगर तिरछे होते तो चार्जेस मूव करके उसके पैरेलल कंपोनेंट को काट ही देते, लेकिन इसको काटना हमारे हाथ में नहीं है, नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइन कंडक्टर के अंदर नहीं है, ये वाली लाइन कंडक्टर में।
इसीलिए ये कट गई, ये अभी भी जिंदा है। लेकिन इंटरेस्टिंग एक दूसरा पार्ट है कि इसका मैग्नीट्यूड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। और पहली बात ये समझने की कोशिश करिए, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात चल रही है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, उसके लिए एक मिनट मैं इस पे आता हूं। पहले मैं इसका अगला पॉइंट लिखता हूं। एक्सिस चार्ज गिवन टू कंडक्टर appears on outer surface only। ये कुछ हद तक इंट्यूटिव लगता है कि हम जो इसको चार्ज दे रहे हैं, मान लीजिए हमने इसको चार्जेस दिया, ढेर सारे नेगेटिव चार्जेस दिए, तो ये नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तब तक रिपेल करते रहेंगे जब तक कि ये सरफेस पे नहीं पहुंच जाते। सरफेस के बाद रिपेल नहीं कर सकते क्योंकि अब फ्री टू मूव नहीं है बाहर, कंडक्टर के अंदर फ्री टू मूव। तो ये कुछ हद तक तो समझ में आ ही जाता है कि ऐसा होगा, मतलब अपने आप फील आ जाती है। लेकिन हम इसको बड़े ही बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। देखिएगा, मैंने इसको कुछ चार्ज क्यों दे रखा है, मुझे नहीं पता ये चार्ज कहां आएगा, लेकिन मैं ये प्रूव कर चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यत्र तत्र सर्वत्र इनसाइड द कंडक्टर जीरो। यत्र तत्र सर्वत्र मतलब इनसाइड दिस बाउंड्री इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ये हम बात कर चुके हैं, क्योंकि नहीं होता तो फ्लो करके जीरो कर ही देता वो। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कह रहा हूं, बाहर शायद नॉन जीरो है, बाहर मुझे नहीं पता जीरो है कि नहीं, यहां पक्का पता है। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो मैंने चार्ज दिया है वो आखिरकार कहां मौजूद है। तो नहीं पता मुझे कहां मौजूद है, लेकिन मैं एक बात जरूर कर सकता हूं। मैंने एक ये गॉसियन सरफेस मानी, कोई रूल तो है नहीं गॉसियन सरफेस का शेप कैसा है, मैंने गॉसियन सरफेस मान ली किसी भी हाइपोथेटिकल शेप की। अब जरा सोचिए, इस पे थ्रू आउट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अच्छे समझिएगा, गॉसियन सरफेस का हर हिस्सा कंडक्टर के अंदर है और कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, तो अगर मैं इसमें फ्लक्स में E डॉट ds लगाता Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन, तो E ही जीरो है, हर जगह जीरो है, तो फ्लक्स कितना आएगा, जीरो, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। और अगर फ्लक्स जीरो है तो Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन जीरो है, मतलब Q इनसाइड जीरो है। मतलब ये बाउंड्री कोई नेट चार्ज इनक्लोज करके नहीं रख सकती, ये बाउंड्री। अब जरा समझिए, ये बाउंड्री की साइज तो अपने हाथ में है ना। मैंने पहले इतना साइज लिया, इतने पे गॉस लॉ लगाया, तो मैंने कहा यहां कोई चार्ज नहीं हो सकता, हल्का सा बढ़ाया, फिर मैंने कहा यहां कोई नेट चार्ज नहीं हो सकता, फिर बढ़ाया कोई नेट चार्ज नहीं, फिर बढ़ाया कोई नेट चार्ज नहीं। तो ऐसे करते करते मैं यहीं तक ना ले आऊं, क्योंकि जब तक ये सरफेस कंडक्टर के अंदर है, वी आर श्योर कि इस सरफेस पे कभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आने वाला है। मतलब फ्लक्स जीरो है, मतलब Q इनसाइड जीरो है, मतलब कोई चार्ज इस हिस्से में नहीं आएगा। ये हिस्से अब बचा कहां, चार्ज तो हमने दिया है, अब इस हिस्से में तो हमने मना कर दिया कि नहीं आएगा, क्योंकि अगर आ जाता तो कंट्राडिक्शन हो जाता, हम गॉसियन सरफेस ये लेती। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, फ्लक्स जीरो है, तो चार्ज इनसाइड जीरो होना चाहिए, लेकिन गड़बड़ हो गया। तो अब रास्ता क्या बचा, इसके पास ऑप्शन एक ही बचा कि ये पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पे आ जाए। जितना भी चार्ज है वो पूरा का पूरा चार्ज इसकी सरफेस पे आ जाए। अब अगर आपने ऐसी गॉसियन सरफेस बना दी तो ठीक है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहां जीरो है, यहां जीरो है, लेकिन आपको यह थोड़ी ना पता यहां जीरो है। और चूंकि यहां नहीं पता तो फ्लक्स यहां से तो आ सकता है, तो फ्लक्स नॉन जीरो, तो सही है, चार्ज इनसाइड भी तो नॉन जीरो है। तो शायद इस डिस्कशन से आपको समझ में आ गया होगा, गॉसियन सरफेस बनाते जाओ, उसको बड़ी करते जाओ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं पे कोई चार्ज मौजूद नहीं है, जो है चार्ज सरफेस पे। मतलब इसको अगर मैंने चार्ज Q दिया है तो वो चार्ज पूरी इसकी सरफेस पे फैल गया होगा। ये कुछ इस तरह चार्ज आ गया होगा, ठीक। और इसने भी लगभग यही कहा कि अगर मैंने इसको चार्ज दे रखा है तो चार्ज इस पे ऐसा आया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
परपेंडिकुलर आएंगे, ये मैं प्रूव कर चुका हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है। अब हमसे ये भी कह दिया कि ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका प्रूफ। तो इसका प्रूफ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसी में कर दूं, नीचे बना देता हूं, यहां बना दे, परपेंडिकुलर है, ये बात तो पक्का है। अब ये प्रूव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये 90 डिग्री है, ये मैंने छोटा सा एक सिलेंडर ले लिया, इस पे अंदर ये पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, एक छोटा सा सिलेंडर लिया इस सरफेस पे। तो अब इस सिलेंडर में अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लूं, जस्ट आउटसाइड ई मान लूं, तो इससे अगर मैं गॉस लॉ लगा लूं, तो अब जरा देखिएगा, इस फिगर को मैं जूम कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। ये इस फिगर का जूम्ड इफेक्ट है। अब जरा सोचिए, जो फ्लक्स आएगा सिर्फ इस सरफेस से आएगा, इससे नहीं आ सकता, इससे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है, मतलब इनके पैरेलल है। और अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ नहीं सकता, क्योंकि ये तो कंडक्टर के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो जो फ्लक्स आएगा सिर्फ टॉप सरफेस से आएगा, और मैं सीधे फ्लक्स E इंटू डी एस इसका एरिया, छोटा सा पार्ट लिया है मैंने, ये जो पार्ट लिया है इसका मैंने ds एरिया माना, तो ये आता। और चार्ज इनक्लोज्ड, अगर मैं इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इस पॉइंट पे सिग्मा मानूं, तो चार्ज इनक्लोज्ड कितना है, सिग्मा ds। तो इस पॉइंट का चार्ज इनक्लोज सिग्मा ds और ds कट गए, इलेक्ट्रिक फील्ड आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन। बेहतर है मैं वेक्टर लिखूं, और शायद आपको वेक्टर समझ में आ गया होगा, along the instantaneous normal, उस पॉइंट पे नॉर्मल क्या है, उसके पैरेलल, और मैग्नीट्यूड कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये सिग्मा अलग अलग जगह वेरिएबल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग जगह अलग अलग होगा, ठीक। बस इसमें एक पॉइंट और छोटा सा हमें मिल जाए कि ये चार्ज डेंसिटी का वेरिएशन कैसा है, क्या ये यूनिफॉर्म है या ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये मैं अगले पॉइंट पे डिस्कस कर रहा हूं। लेकिन फिलहाल इतना समझिए, कंडक्टर की बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, पहला पॉइंट। जो है कंडक्टर की बॉडी के बाहर है, तो बाहर है वो भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि टेंजेंशियल अब भी अलाउड नहीं है। तो हमने क्या किया, यही निकालने के लिए एक ऐसा सिलेंडर मान लिया छोटा सा, जो इसके नॉर्मल के पैरेलल है। तो जो फ्लक्स आएगा वो सिर्फ इस सरफेस से आएगा, तो फ्लक्स आया E इंटू डी एस, चार्ज इनक्लोज आया सिग्मा ds, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन n यूनिट वेक्टर। और ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट जो आंसर आया है वो सरफेस पे है, और देखिए लाइंस डाइवर्ज हो रही है, इसके हिसाब से तो कांस्टेंट है, लेकिन ये लाइंस फैल रही हैं, तो ये कांस्टेंट है इसके बगल में, दूर में ये आंसर नहीं आएगा, ये जस्ट इसके बगल में या जस्ट सरफेस के बाहर या सरफेस पे ये आंसर है। सरफेस के अंदर 0 है, सरफेस के बाहर ये है, जस्ट बाहर, और बाहर हम नहीं निकाल पाएंगे। तो अगला पॉइंट हम ये डिस्कस करते हैं कि आखिरकार ये सिग्मा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है। फिलहाल यहां तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। पांचवां डिस्कशन है हमारा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन आइसोलेटेड कंडक्टर। मतलब जो हमने पिछला ही केस देखा, उसमें ये कुछ कंडक्टर है, मैंने इसको चार्ज दे दिया, तो ये चार्ज डेंसिटी कहां पे कितनी होगी, तो अगर हम इसको चार्ज देंगे तो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, ठीक है। तो हम इसको समझने के लिए क्या देखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं किसी भी कर्व्ड सरफेस पे चार्ज दे रहा हूं, ये मैंने चार्ज दिया, तो आप अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो इस फ्री बॉडी डायग्राम पे ये धक्का इधर लगेगा, ये धक्का इधर लगेगा, ये दोनों कंपोनेंट कट जाएंगे, इनका रिजल्टेंट परपेंडिकुलर आएगा, तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कैंसिल हो गए, इस पे जो फील्ड आया ऊपर की तरफ आया, ठीक है। अब अगर मैं इसी को फ्लैट करता थोड़ा,
अब जरा सोचिए, बिल्कुल सेपरेशन वही है, अब फ्लैट कर दिया तो अब जरा सोचिए इनके कटने के चांसेस और ज्यादा हाई हो गए, रिजल्टेंट कम आएगा। तो नॉर्मल कंपोनेंट, इवन इसको और छोटा करिए, ऐसे रखिए, अब 3 चार्जेस उतने ही डिस्टेंस पे रखिए, देखिएगा इनके बीच के एंगल पे गौर करें, सेम डिस्टेंस पे रफली रखिए, ये एंगल इतना था, अब ये एंगल ये है, और कर्वेचर बढ़ाई तो एंगल हो गया ऐसे। मींस मैं ये जो गैप रख रहा हूं, ये चार्जेस के बीच का गैप मैंने वही रखा, देखो, और ऐसे रखा होता तो बिल्कुल ही कट जाते, कट ही जाता, तो एंगल 180 डिग्री आता। तो यहां देखिए इनके यहां पे ई नेट इतना है, ई नेट, तो यहां पे ई नेट थोड़ा और बड़ा, यहां ई नेट और बड़ा। तो इससे कंक्लूजन क्या है, सरफेस का कर्वेचर जितना ज्यादा, जितनी ज्यादा मुड़ी हुई सरफेस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा आएगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ऑब्वियसली उसका सिग्मा भी उतना ज्यादा आएगा। हम अभी प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि सिग्मा और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल। तो रियलिटी ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन रफली ऐसा होता है। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जितनी कम, तो जितना कर्वेचर ज्यादा, जितना मुड़ा हुआ होगा उतना सिग्मा ज्यादा। तो यहां पे हम बात करें तो यहां पे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा, सिग्मा सबसे ज्यादा। तो पहले फील्ड लाइन सोचिए कि फील्ड लाइन इसकी नॉर्मली बनती, पास होती, और यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरह की फील्ड लाइन होगी। कर्वेचर सबसे ज्यादा यहां पे मौजूद है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा यहां मौजूद होंगी, उससे फील करने की कोशिश करिए, ठीक है। यहां थोड़ा फ्लैट कर्वेचर है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है, यहां थोड़ा कर्वेचर ठीक ठाक है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ी सी डेंसिटी बढ़ गई। हर जगह परपेंडिकुलर है, फील्ड लाइन कुछ ऐसी बनेगी, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहां पे मैक्सिमम है, तो यहां सिग्मा मैक्सिमम है। मींस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अब हम इसी के तरीके से बना सकते हैं। क्या बन गया, नाशपाती से। चलो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ इस तरह, मतलब मेनली चार्ज यहां एक्यूमुलेट हो रहा है, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। तो एक बात और कह सकते हैं, चूंकि यहां चार्ज भी ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का धक्का भी ज्यादा लग रहा है, मतलब अगर चार्ज का कभी लीकेज होगा तो वो लीकेज इसी पॉइंट पे होगा सबसे पहले। क्यों? सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है, और चार्ज भी यहां डेंसिटी मैक्सिमम है, तो जो धक्का लगेगा वो सबसे ज्यादा होगा। और शायद ये समझ गए होंगे कि जो प्रेशर क्रिएट होगा इस पे, जो प्रेशर आउटवर्ड आएगा, इंटरेस्टिंग है जो मैं लिख रहा हूं, वो आएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन। अभी समझ में आ जाएगा ये मैंने कैसे निकाला। फिलहाल पहले इतना फील करिए कि जो भी है वो सिग्मा स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट भूल जाओ। क्यों? प्रेशर मतलब कितना बाहर की तरफ धक्का लग रहा है, बाहर की तरफ धक्का कितना लग रहा है, जितना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना बड़ा रेडियली पुश होगा, पॉजिटिव चार्ज मान लो, उतना बड़ा बाहर की तरफ पुश होगा, और जितना चार्ज मौजूद है उतना पुश होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स तो हमारा QE होता है, फोर्स हमारा जो बाहर लग रहा है वो QE है, ठीक है। Q किसके प्रोपोर्शनल है? सिग्मा के, एक्चुअली सिग्मा इनटू एरिया। ये किसके प्रोपोर्शनल है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन के। तो फोर्स बाय एरिया निकालते तो आंसर आता सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत की अपॉन 2 एक्स्ट्रा है, ये कुछ देर बाद पता चलेगा, बाद में बात करेंगे, ठीक है। प्रेशर के लिए हम अलग से एक टर्म लिखेंगे। बस मैं यहां ये फील कराना चाह रहा हूं कि जहां सिग्मा ज्यादा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, वहीं रेडियली प्रेशर जो चार्ज पे क्रिएट होगा बाहर की तरफ भागने का वो ज्यादा। और सही बात है, चार्ज बाहर भागना चाह रहा है लेकिन सरफेस को तोड़ नहीं पा रहा है। सरफेस को तोड़ने के लिए एक मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन वाली चाहिए, वो उसके पास है नहीं,
ठीक है, इसीलिए वो चार्ज लीक नहीं हो पा रहा है। लेकिन तय है, आप अगर चार्ज बढ़ाते गए देते गए तो ये प्रेशर बढ़ता जाएगा, कभी ना कभी ऐसा आएगा कि चार्ज लीक कर जाएगा, और जो लीकेज चालू होगा वो सबसे पहले यहां चालू होगा। ठीक है, तो अभी आपको ये मैथमेटिक्स से मतलब नहीं है, अभी आपको सिर्फ क्या समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर, या प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर। इसका मतलब अगर कभी लीकेज होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं चार्ज दोगे और लीक कर जाएगा, तो लीकेज कहां पे होगा, वेयर मोस्ट प्रोबेबल कहां है, वेयर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज स्मॉल। और शायद ये समझ गए होंगे, ये शार्प कॉर्नर्स अगर होते तो वहां तो रेडियस ऑफ कर्वेचर काफी छोटी है। जैसे आप सोचिए कि अगर मैं सरफेस पे ऐसा दे देता इतना, तो यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर काफी छोटी है, मैक्सिमम पूरा का पूरा चार्ज यहां इकट्ठा हो जाएगा, और शायद ये इतना पावरफुल हो जाए कि यहां से ये लीक करने लग जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग होगा, सिग्मा ज्यादा है, इतना ज्यादा कि ये लीक करने लग जाए बाहर की तरफ। एंड दिस इज कॉल्ड, शार्प कॉर्नर पे जो होता है, कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, समझ गए? मतलब अगर आपने किसी कंडक्टर को ऐसे शार्प कॉर्नर पे चार्ज दे दिया तो वो अपने आप ही लीक होना चालू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेप्शनली हाई होगी। शायद अब आपको एक याद आया हो, शुरू की क्लास में ही मैंने एक वीडियो दिखाया था। ठीक है, ये वैन डी ग्राफ जनरेटर का कुछ था, ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहां हम एक निडल लाए थे, ये निडल ऐसी लाए, और इसकी जगह हम एक बॉल लाए, ये दो चीजें एक साथ लाए, तो यहां से ये लीकेज हो जाएगा, यहां से लीकेज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां शार्प कॉर्नर, शार्प कॉर्नर है, तो इस प्लस की वजह से माइनस यहां आए होंगे, प्लस यहां आया होगा, इस प्लस की वजह से इंड्यूस में माइनस यहां आया होगा, प्लस यहां आया होगा। लेकिन चूंकि ये शार्प कॉर्नर है तो यहां चार्ज डेंसिटी काफी ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी काफी ज्यादा है, तो इस पे जो प्रेशर लग रहा है वो सबसे ज्यादा है। और जरा देखिए, प्रेशर सिग्मा के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। स्क्वायर ये शो कर रहा है कि हमेशा बाहर ही है, स्क्वायर ये शो कर रहा है कि हमेशा बाहर है। शायद आप ये इमेजिन कर पाओ, इससे इस पे प्लस है, इस पे माइनस है। अब देखिए, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, इस पे गारंटीड इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है, नहीं तो गॉस लॉ गलत हो जाएगा। अब जरा देखिए, ये E पॉजिटिव को बाहर भेजना चाह रहा है, ये E नेगेटिव को बाहर भेजना चाह रहा है, तो ये भी रेडियली पुल है। देखिए, इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट जाते हैं, ये भी पुल है, ये भी पुल है, दोनों पुल बाहर की तरफ है, तो इसमें भी जो बाहर की तरफ धक्का लगेगा तो ये, और चूंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो प्रेशर सिग्मा स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, तो ये भी काफी बड़ा, तो यहां से ये अपने आप लीक हो जाएगा। नेगेटिव इधर गए या पॉजिटिव इधर गए एक ही बात है, लेकिन यहां पे लीक नहीं होगा, यहां हमें कांटेक्ट ही देना पड़ेगा। तो ये जो शार्प कॉर्नर पे दूर रखने के बावजूद, जैसे मान लीजिए वैन डी ग्राफ में हम फिंगर ऐसे रखें तो ये फिंगर पे चार्जेस आ जाएंगे, तो दिस इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज क्या है? शार्प कॉर्नर्स पे जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर काफी लो है, वहां सिग्मा काफी हाई है, तो प्रेशर काफी हाई है, और कई बार इतना हो जाता है कि वो चार्ज अपने आप ही ब्रेक डाउन करके बाहर निकल जाता है, मतलब वो एयर को आयोनाइज कर देता है, ये समझ लो। इसने यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ताकतवर हो गया कि एयर आयोनाइज होगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। और ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, मैंने फील्ड लाइन भी बना के दिखाई थी, ये डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ में आ गया होगा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ठीक, चलो तो क्वेश्चन करो, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। है इंटरेस्टिंग, ये पहले में ये था, नाउ a spherical conductor is placed, conductor is placed in this field। ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा ही नहीं तो फिर। दूसरा है एक पॉइंट चार्ज है,
ये कंडक्टर है, कंडक्टर नहीं होता तो फील्ड लाइन स्ट्रेट होती, लेकिन अब ये कंडक्टर है तो फील्ड लाइन में चेंज आएगा। नई फील्ड लाइन कैसी बनेगी वो आपको बनाना है, ठीक है। तीसरा, ए बी इसको मैंने चार्ज क्यू दे रखा है, तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेशर, पोटेंशियल। एक चार्ज क्यू मैंने इसको दे रखा है। तो ट्राई करो तीनों। चलो पहले क्वेश्चन में अगर हमने यहां एक कंडक्टर रख दिया, लाइंस हमेशा रिजल्टेंट की होती है। अब कंडक्टर रखा तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ नहीं सकता, पहली दिक्कत। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ सकता, मतलब इस कंडक्टर ने इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में पैदा किया होगा, मतलब चार्जेस इंड्यूस हो गए होंगे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को काटने के लिए यहां प्लस आना पड़ेगा, यहां माइनस आना पड़ेगा, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाएगा। अब जरा देखिए फील्ड लाइन कैसी बनेगी। जो परपेंडिकुलर है वो तो ठीक है, जो नहीं है वो हो जाएगी, जो नहीं है वो हो जाएगी। ये फील करो, और जरा देखिए नेगेटिव पे लाइंस अंदर गिर रही हैं और पॉजिटिव से लाइन बाहर निकल रही है। थोड़ा सा ये डिस्टर्ब तो होंगी लाइंस, ये कुछ ऐसे बनेगी, ये कुछ फील्ड लाइन ऐसी बनेगी। नेगेटिव पे लाइंस अंदर आएंगी, और नो डाउट जितनी लाइंस अंदर आएंगी उतनी बाहर निकलेंगी, क्योंकि नेट फ्लक्स तो इससे जीरो है। लेकिन खास बात, नेगेटिव पे अंदर गिरी, पॉजिटिव से बाहर निकली, ठीक है। यहां अंदर एब्रप्टली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खत्म हो गई, क्योंकि यहां जो प्लस और माइनस आए हैं उन्होंने दो काम एक साथ किए हैं। ध्यान दीजिए, इस प्लस और माइनस के पेयर ने अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दिया और बाहर फील्ड लाइन डिस्टॉर्ट कर दी। दोनों काम एक साथ हैं, क्योंकि अगर इन्होंने सिर्फ इतना किया होता, मतलब फील्ड लाइन अगर आपने ये बनाई होती, तो भी ये गलत है, क्योंकि हर जगह परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर नहीं है मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट है तो चार्जेस फ्लो करेंगे, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन अभी नहीं आई है। मतलब वो चार्ज इस तरह फ्लो करेंगे कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निपट जाए एज वेल एज बाहर परपेंडिकुलर हो जाए, दोनों चीजें एक साथ। तो ये कुछ इस तरह फील्ड लाइन बनेगी पहले केस में। दूसरे केस में भी यहां से ये तो हम जानते हैं इंड्यूस होगा तो पास में नेगेटिव, दूर में पॉजिटिव, लेकिन ये लाइन ऐसे और ये मुड़ जाएंगी, डिस्टॉर्ट हो गई लाइंस, ये परपेंडिकुलर ही गिरेंगी, परपेंडिकुलर बाहर निकलेंगे। एग्जैक्ट फील्ड लाइन तो नहीं पता मुझे, लेकिन रफली लाइंस कुछ ऐसी होंगी, ठीक है। बाकी कुछ ऐसी भी हो सकती हैं यहां से, लेकिन ये बात तय है नेगेटिव पे अंदर आई, पॉजिटिव से बाहर निकली, और ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर हम गॉस लॉ यहां बना देते तो चूंकि लाइन बाहर निकाल रही है तो अंदर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। गॉसियन सरफेस यहां बना लेते तो लाइन अंदर आ रही है तो यहां नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। चलो ठीक, तो ये सेकंड केस में। थर्ड केस में फील्ड लाइन हम बना लेते हैं तो यहां काफी ताकतवर फील्ड होगा, यहां भी ठीक ठाक होगा, लेकिन यहां फील्ड कमजोर फील्ड होगा। ये कुछ ऐसे फील्ड लाइन बनेगी, हर जगह परपेंडिकुलर, पॉजिटिव चार्ज दिया है, हर जगह बाहर निकलती हुई, कुछ इस तरह। सबसे बड़ा सिग्मा ए पे आएगा, फिर बी पे, फिर सी पे। यही ऑर्डर इलेक्ट्रिक फील्ड का है, यही ऑर्डर प्रेशर का है, क्योंकि सभी सिग्मा पे डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन पोटेंशियल का ऑर्डर है VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC। ये गलती मत कर देना, पोटेंशियल तो हर जगह बराबर है, क्योंकि हर जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही मूव कर रहे हैं। थ्रू आउट द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर में पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। इवन पोटेंशियल सिर्फ इस सरफेस पे नहीं, पूरे में कांस्टेंट है।
तो ये इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम कह सकते हैं हम इसे, कि ये इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम है। तो ए पे सिग्मा सबसे बड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे बड़ा, रेडियल प्रेशर सबसे बड़ा, लेकिन पोटेंशियल तीनों जगह बराबर। ठीक है, अगला डिस्कशन, रेडियल प्रेशर ऑन कंडक्टर carrying isolated conductor carrying charge q is sigma square by 2 epsilon। फिलहाल आइसोलेटेड का कोई खास मीनिंग नहीं है। आइसोलेटेड मैं बात कर रहा हूं मतलब एक ही कंडक्टर है, जो भी चार्ज दिया उसके आसपास में कोई और चार्ज मौजूद नहीं है। ये तो फिलहाल समझिए कि किसी भी कंडक्टर, हम बात ही उसी की कर रहे हैं, एक सिंगल कंडक्टर की, तो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रेडियल प्रेशर होगा। ठीक है, ये समझना थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिएगा, ये समझने के लिए हम जैसे यहां पे देखें, थोड़ा सा क्या अच्छा खासा ट्रिकी है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पे जो डीएस सरफेस है, ये एक मैंने डीएस सरफेस ली, ये मैं प्रूव कर चुका हूं कि इसके जस्ट बगल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, ये जो डीएस सरफेस है, ये मैं प्रूव कर चुका हूं कि इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन है। तो इस पे जो फोर्स आता वो आता Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। Q कितना है? सिग्मा इंटू डीएस, इसका चार्ज, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। हम ऐसे करते, इसको डीएफ नाम देना चाहिए कायदे से मुझे, छोटा सा फोर्स है। तो यहां से हमारा डीएफ बाय डीएस सिग्मा इंटू सिग्मा बाय एप्सिलॉन, सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन आता, यही प्रेशर है। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है कि जब आप फोर्स में Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर्स। समझिए, जैसे ये तीन चार्जेस है, हमने कहा इस पे फोर्स निकालो, तो आप इस Q में किसका मल्टीप्लाई करोगे? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट है, खुद का तो नहीं लिखोगे ना। तो जब इस पे हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर्स, क्योंकि खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड से खुद पे फोर्स नहीं आने वाला। लेकिन जरा सोचिए, ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्या था? क्या ये अदर्स का है? नहीं, ये तो रिजल्टेंट है। ये तो हमने कैसे निकाला था? हमने ऐसे कहा था कि इस पे लाइंस ऐसी हैं और लाइंस हमेशा रिजल्टेंट की होती हैं। ये गॉसियन सरफेस बनाई, तो E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा था। तो ये E क्या होता है? याद करिए गॉस लॉ में नेट। तो E में कंट्रीब्यूशन अकेले Q इन का नहीं है, कंट्रीब्यूशन सबका है, इंक्लूडिंग Q इन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी की वजह से भी है और इसकी वजह से भी है, लेकिन हमें कायदे से ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये टर्म नहीं चाहिए। हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चाहिए? ड्यू टू रिमेनिंग शेल, रिमेनिंग पार्ट। मींस हमें क्या चाहिए? शायद समझ में आ गया होगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस हिस्से की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। क्यों? हम इस वाले पार्ट पे फोर्स निकाल रहे हैं, तो इसका चार्ज बचे हुए का इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे फोर्स आ जाएगा। अब ये बड़ी दिक्कत है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। आंसर जैसे आपको पता है कि अगर सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, मतलब इसका आधा है, मतलब आधा ही इसका है। तो ये कैसे पता चलेगा कि इन दोनों का सेम है? तो यही सबसे ट्रिकी पार्ट है, समझाता हूं। पूरा मिटा के फुर्सत से एक्सप्लेन होगा। तो देखिएगा, पहले मैंने ये बॉडी बनाई, ये थी, ये सामने से ये डीएस है, ये डीएस सरफेस है, ये रिमेनिंग सरफेस है, ठीक है। ये कुछ ऐसा है। क्यों ना मैं इसका कलर चेंज कर दूं, बाकी सब चीजें सेम रखूं। ये हमारा डीएस है। अब हमें ये पता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन है, नेट।
यहां रिजल्टेंट 0 है, यहां रिजल्टेंट ये है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं कि ये जो सरफेस है, हो सकता है सेम ना बने, इस सरफेस पे एक पॉइंट मैंने यहां लिया, एक पॉइंट मैंने यहां लिया, बिल्कुल जस्ट बगल में 2 पॉइंट लिए। हो सकता है आपको कैमरे में दिखे ही ना, इतने क्लोज 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। इसकी वजह से तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ध्यान दीजिएगा, इस अकेले की, बस इतना समझिए, इस अकेले की फील्ड लाइन यहां पे जो भी होंगी कंटिन्यूअस होंगी। क्यों? क्योंकि ये मैंने कहा था आपसे और फिर कह रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिसकंटिन्यूअस सिर्फ चार्ज पे होती है। फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं टूटेंगी, और ये फ्री स्पेस है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ब्रेक नहीं होंगी। हां, यहां ब्रेक होंगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर जगह टूट जाएंगी जहां चार्ज मौजूद है। इसका कन्वर्स भी ट्रू है, यहां चार्ज मौजूद नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं टूटेंगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां है वैसी रफली यहां है, मतलब अचानक से यहां से यहां आने पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एकदम से नहीं बदल सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदल सकता। तो इसकी वजह से जस्ट अंदर और जस्ट बाहर आंसर 0 आएगा। लेकिन जरा ये समझिए, ये हमारी डीएस सरफेस है, इसमें यहां फील्ड लाइन ऐसी है, यहां फील्ड लाइन ऐसी है, ये इमेजिन कर। यहां पे ये लाइन ब्रेक हो गई, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है क्योंकि चार्ज है। और मैं अगर जस्ट बगल में लूं तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री दोनों तरफ आंसर बराबर है, जो आंसर उधर है वही आंसर उधर है, सिमेट्रिक लिया। जस्ट आउटसाइड, जस्ट इनसाइड, एरो बदल गए, डिसकंटिन्यूअस आएगा। सिमेट्री पे लिए पॉइंट बराबर है। लेकिन इसके लिए जरा बात करें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, गौर करिएगा मैं क्या कह रहा हूं, इसका इधर अगर ई है तो इस पॉइंट पे भी ई ही है। क्यों? इसका एक सिंगल फील्ड लाइन थी, ऐसी फील्ड लाइन थी, बाकी मुझे नहीं पता फील्ड लाइन एक्चुअली कैसी थी, बस मैं ये बात कर रहा हूं कि यहां पे और यहां पे अचानक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने यहां इस पॉइंट पे नाम कुछ E1 दिया है तो इसके जस्ट आउटसाइड भी नाम E1 ही होगा, वैल्यू E1 ही होगी, जस्ट इनसाइड जस्ट आउटसाइड। अब इन दोनों को सुपर इंपोज करो, इन दोनों को चिपका दो तो ये बन जाएगा, इन दोनों को चिपका दो तो ये रिजल्ट बन जाएगा। और अगर ये रिजल्ट बन गया तो अंदर जो आया, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, इस पॉइंट पे 2 फील्ड आए, एक E1 और एक E, दोनों कट गए, E नेट, क्योंकि E नेट तो 0 है, इसका मतलब E ही E1 के बराबर है। इस पॉइंट पे वो दोनों जुड़ रहे हैं, E1 और E दोनों जुड़ रहे हैं, जुड़ के कितना हो रहा है, और यहां दोनों कट रहे थे E माइनस E1, कट के कितना हो गया था 0। तो E और E1 आपस में बराबर है, और बराबर है इसका मतलब E इक्वल टू E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये ट्रिकी था ये पार्ट, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, हुआ क्या, पहले ये समझते हैं। ये जो हल्की सी मैंने इसमें से 3 डायमेंशनल ये शीट काट के अलग कर दी है, इस शीट के जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट मैग्नीट्यूड बराबर होगा, सिमेट्री है। ये छोटी सी शीट है, ध्यान दीजिए, चार्ज कम है तो डिस्टेंस भी छोटा है, तो कंफ्यूज मत होइए कि आंसर 0 आएगा। तो इसके जस्ट बगल में दाएं तरफ और जस्ट बाएं तरफ आंसर अकेले इसकी वजह से दोनों तरफ बराबर होंगे, मैं बराबर डिस्टेंस पे ले रहा हूं, और उन्हीं 2 पॉइंट पे मैं इसका ले रहा हूं, और इसमें भी मैंने बराबर लिए, लेकिन इस बार डायरेक्शन नहीं बदली। क्यों? क्योंकि इसकी फील्ड लाइन कंटिन्यूअस होती है, और कंटिन्यूअस फंक्शन में थोड़ा सा चेंज करने पे कोई बड़ा चेंज नहीं आने वाला है। अब मैंने क्या किया, इन 2 को सुपर इंपोज कर दिया, तो अंदर जो ऐड हुए इसका E1 और इसका E, और ये 2 आपस में कट गए हैं, मतलब दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर थे। बाहर जुड़ रहे हैं और मैग्नीट्यूड में बराबर है, मतलब आधा आधा दोनों का कंट्रीब्यूशन है। मींस कॉन्सेप्ट क्या आया कि कुछ ऐसा बना कि ये पे, इस पे जो चार्ज आया था, इस पे जो इस शीट अकेली, इस छोटी सी शीट का रोल है, इस छोटी सी शीट का रोल सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट,
ठीक वही जो इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव कर रहा है। याद करो, इनफाइनाइट शीट का आंसर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट था, लेकिन जो इस शीट का आंसर है वही बचे हुए पार्ट का आंसर है। तो बचे हुए पार्ट का और जुड़ गया तो 2 बार आ गया, आंसर आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन। एक सोचिए, ये शीट का आंसर बिल्कुल छोटी सी शीट ली और बिल्कुल बगल में निकाला, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक बचा हुआ हिस्सा, दोनों जोड़ दिए, आंसर आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ठीक, और बस यही तो प्रूफ है। ठीक है, तो इनको कंबाइन किया। अब प्रूफ हमें क्या करना था? प्रूफ तो बिल्कुल आसान हो गया था। इसके बाद तो एक बार हमें यह पता चल जाए कि ये जो हमारी शीट है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वजह से। और सिर्फ इस पॉइंट पे नहीं, इसके जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट पूरे में। तो मैंने ये लगभग पता चल गया कि इसकी फील्ड लाइन कुछ ऐसी है, यहां पे, बाकी जगह नहीं पता। यहां पे फील्ड लाइन ऐसी है और ये कितना है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। और इसकी फील्ड लाइन कुछ ऐसी है और ये है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ठीक, ये कुछ हमें ऐसे पता चल गया। इसीलिए जब इन दो को सुपर इंपोज किया तो जस्ट अंदर कट गए और जस्ट बाहर जुड़ के डबल हो गया। लेकिन हमें निकालना क्या है? इसमें निकालना हमें यह था कि इस वाली शीट पे बची हुई इसने फोर्स कितना लगाया। तो फोर्स क्या होता? इसका चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर पार्ट। इसका चार्ज है सिग्मा डीए, एरिया डीए माना, और उसका है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन आधा। और इसे मैं अगर डीएफ मानूं तो छोटा सा फोर्स है, लेकिन डीएफ अपॉन डीए ये आता सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये कुछ और नहीं, रेडियली आउटवर्ड प्रेशर है। और होल स्क्वायर ये सजेस्ट कर रहा है कि चाहे चार्ज प्लस हो चाहे माइनस हो, प्रेशर तो बाहर ही लगेगा, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन। और अगर रेडियस वेरिएबल है तो अलग अलग जगह अलग अलग सिग्मा आएगा। जहां रेडियस कम होगी वहां सिग्मा ज्यादा आएगा, प्रेशर ज्यादा आएगा। ये फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं सीधे ऐसे सोचता हूं याद रखने के लिए कि छोटी सी शीट का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, टोटल सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो बचे हुए का हिस्सा जो आंसर आएगा वो ये है। चार्ज का मल्टीप्लाई किया, एरिया डिवाइड हो गया, ये प्रेशर निकला। तो ये दरअसल हमने आइसोलेटेड कंडक्टर की प्रॉपर्टी समझी। ठीक है, तो एक बार मैं शॉर्ट में समराइज कर देता हूं जो हमने प्रॉपर्टी देखी है। ठीक है, मतलब ये हमारा आइसोलेटेड कंडक्टर था, इसको हमने कुछ चार्ज दिया, तो हमने देखा कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा सरफेस पे। तो पहला क्वेश्चन ये उठा कि ये चार्ज अंदर क्यों नहीं आया। अंदर क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो था पूरे में। अगर अंदर चार्ज आ जाता और हम उसको इनक्लोज करके गॉसियन सरफेस बना देते तो कंट्राडिक्शन हो जाता। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो है, तो गॉसियन सरफेस बनाने पे क्यू इनसाइड जीरो होगा, फ्लक्स जीरो है, क्यू इनसाइड जीरो, मतलब चार्ज सरफेस पे आएगा। एक बात पता चल गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं है, और बाहर है तो परपेंडिकुलर है, ये भी हमें पता चल गई। क्यों? टेंजेंशियल होता तो चार्जेस फ्लो करते। फिर हमने अगला देखा कि ये चार्ज आखिरकार कैसे बनेगा, जहां पे रेडियस कम है सिग्मा उसके हिसाब से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी पर डिपेंड करेगा, लेकिन प्रेशर इस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि प्रेशर सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट था। ठीक, तो यहां पे लीकेज के चांसेस ज्यादा हैं जहां शार्प कॉर्नर है। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और जस्ट लैंग्वेज देखिएगा, आउटसाइड सरफेस, इनसाइड तो जीरो है, और ये नेट है रिजल्टेंट। और इसी से पता चला कि जो प्रेशर आया वो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन, और चार्ज डेंसिटी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे इस तरह डिपेंड कर रही है। यही प्रिंसिपल हमारा कोरोना डिस्चार्ज का प्रिंसिपल है कि अगर किसी मेटालिक कंडक्टर में शार्प कॉर्नर दे दिए जाए तो चार्ज का लीकेज काफी अच्छे से हो जाता है। यही वजह है कि लाइटनिंग रॉड पे शार्प कॉर्नर होते हैं, क्योंकि अगर मैंने क्या किया, एक रॉड ऐसे रखी है और एक ऐसे रखा है, और ये हमारा क्लाउड है जिस पे अच्छा खासा चार्ज डिपॉजिट हो गया है, तो पहले लीकेज इससे होगा,
इससे लीकेज नहीं होगा, क्योंकि यहां पे चार्ज डेंसिटी हाई है, क्योंकि इंड्यूस होंगे, इस पे माइनस आएगा, इस पे भी माइनस आएगा, क्योंकि चूंकि क्लाउड पे प्लस है तो इन पे माइनस आ गया, इंड्यूस हो गया। लेकिन इसके फ्लो होने की टेंडेंसी काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, और इतना स्ट्रांग कि ये एयर को आयोनाइज कर देगा। एयर आयोनाइज हो गई, चार्ज फ्लो होना चालू हो गया। इसीलिए आस पड़ोस में अगर कोई ट्री वगैरह कुछ भी है तो सबसे पहले इसका ब्रेकडाउन होगा और पूरा का पूरा चार्ज इससे लीक हो जाएगा, बाकी चीजें बच जाएंगी, ठीक है। और यही हमने देखा था कि अगर हम वैन डी ग्राफ जनरेटर में बगल में फिंगर ले जाते हैं या कुछ नेल ले जाते हैं, कील वगैरह, ऐसे कील रखते हैं तो आयोनाइजेशन होता है, ऐसे रखोगे तो आयोनाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हम कंडक्टर के केस में समझे और प्योरली थ्योरेटिकल था ये।